नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस आधे घंटे में हम आपको दिन भर की चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबर को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए फटाफट से सबसे पहले जान लेते हैं वो मुख्य खबरें जिस पर होगी हमारी नजर। तो देखिए, जो आज की 4 बड़ी खबरें हैं पहले वो आपको बता देते हैं शॉर्ट में और फिर इसे ही आपको आगे डिटेल में समझाएंगे। तो पहली खबर होगी बाढ़ का दर्द, न जाने आखिर क्यों, और तटबंध टूटने से तबाही की पहले जो है और पहले की और अब की क्या कहानी है वो आपको बताएंगे। और फिर प्रीपेड मीटर पर विपक्ष की हिपोक्रेसी वो आपको समझाएंगे। और फिर पीएम मोदी के लगातार दूसरे झारखंड दौरे को भी आपको समझाएंगे। और इसके बाद प्रशांत की अशांत राजनीति के मायने भी आपको समझाएंगे। आप बस देखते रहिए, खबर तो समझिए। बिहार में बाढ़ हर साल की तरह इस बार भी तबाही लेकर के आई है। कई जिलों में बांध और तटबंध टूटने के कारण गांव डूब गए हैं। नदियों का जलस्तर घटा है, लेकिन अभी भी लगभग 15 लाख से भी ज्यादा की आबादी जल प्रहार की चपेट में है। तटबंध टूटने से तबाही के क्या मंजर हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में बाढ़ हर साल की तरह इस बार भी तबाही लेकर आई है। 15 लाख से ज्यादा की आबादी जल प्रहार की चपेट में है। नेपाल से होकर बिहार में बहने वाली नदियों के जलस्तर में कमी आने से राहत मिली है, पर आफत बरकरार है। बेतिया के बैरिया से आई दिल दहला देने वाली इस तस्वीर को देखिए। गंडक नदी के दबाव में पीरी रिंग बांध टूट गया है। टूटे बांध को देख रहे गांव वालों के मन में शायद यही चल रहा है। पानी की ये तेज रफ्तार गांव घर के साथ लोगों को बहा ले जाने पर आमादा है। उत्तरी पटजिरवा के रन्हा में भी बांध टूटने से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। रिंग बांध टूटने के बाद गंडक नदी का पानी तबाही मचाने के लिए निचले इलाकों में घुस गया है। मुजफ्फरपुर के रामखेतारी में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। हिंदी स्कूल के पास लखनदेई नदी का तटबंध टूटने से 10 से ज्यादा गांव प्रभावित हो गए हैं। अब तक बागमती का कहर झेल रहे लोग लखनदेई के भी आक्रोश का सामना कर रहे हैं। मोतिहारी के सरैया में गंडक का तेवर ऐसा है कि 12 घंटे में दूसरा रिंग बांध अपने साथ बहा ले गई और पीछे छोड़ गई तबाही की निशानी। लोकनाथपुर, पांडेटोला, मिश्रौलिया समेत कई गांव में कच्चे मकान बाढ़ के पानी में गोते लगा रहे हैं। दरभंगा के भुभौल गांव से सामने आई बेबस बेटियों की तस्वीर आपको रुला देगी। किरतपुर प्रखंड में बांध टूटने से इनका घर बर्बाद हो गया। परिवार बचाने की जुगत में है। ये बेटियां बांस वाले नाव के सहारे जिंदगी के साथ जद्दोजहद कर रही हैं। सड़क किनारे शरण ली माँ के पास सामान ला रही हैं ताकि माँ खाना बनाकर इनका पेट भर सके। नहीं किछ न बनाया है। दिया पुता सब भूखले देखे छथिन, नहीं ठार भेल छे सब बाल बच्चा। पूरा घर डूब गया। पूरा घर किछ नहीं, खाली टा पकड़लिए हेबा बना के खाई छी। गोपालगंज के राजवाही में दियारा के लोगों को बाढ़ और बारिश की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। बाढ़ की त्रासदी में घर पानी पानी हो गया है। इनके लिए पानी में डूबा मचान और खुला आसमान ही छत हो गया है, लेकिन इस आसमान से भी आफत बरस रही है। दिक्कत है, बाढ़ नीचे से बाढ़ बा, ऊपर से बारिश बा। कहाँ दिक्कत, खाना कहाँ बनेगा? बाल बच्चे सब मचान पर रहेगा। का घर बा ढो ढीम लागल। बाढ़ की विभीषिका का सामना बिहार के लिए कोई नई बात नहीं। हर साल जान और माल की क्षति होती है, बर्बादी तो हर साल आती है। इंतजार उस स्थायी समाधान का है जो बाढ़ की त्रासदी से बिहार को बचा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आपने देखा तटबंध टूटने के बाद किस तरीके से तबाही मची हुई है, लोग किस कदर परेशान हैं। तो आइए आपको शॉर्ट में समझाते हैं कि आखिर ये बांध जो है वो कैसे टूटते हैं। तो देखिए, होता क्या है कि बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जाता है और जलस्तर बढ़ने की वजह से किनारों पर दबाव बढ़ता है और जहां पर बांध कमजोर होता है वहां पर टूट जाता है। हालांकि जल संसाधन विभाग की ओर से निगरानी का दावा किया जाता है, लेकिन अब देखिए बांध टूटने की वजह से कई लोग जो हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
बिहार में त्रासदी को लेकर के बाढ़ विशेषज्ञ दिनेश मिश्रा ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि 1968 में कोसी का पश्चिमी तटबंध टूट गया था। इस बार कोसी का तटबंध नहीं टूटा है, जबकि इस बार 1968 के बाद सबसे अधिक पानी छोड़ा गया, फिर भी बांध पर कोई असर नहीं पड़ा है। हमारा कि तटबंध टूटा नहीं, टूटता तो फिर कुसाहा रिपीट होता है ना। वो उसके लिए हम बधाई देते हैं सरकार को कि उन्होंने बचा लिया या बच गया। तो बिहार में आपको तब और अब के हालात समझाते हैं। देखिए 2008 में तब 2 से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था और इस बार 6,61,295 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। और 2008 में नेपाल की ओर से पानी छोड़ा गया था और इस बार बता दें आपको 1968 के बाद सबसे अधिक पानी छोड़ा गया है। और 2008 में बिहार में बाढ़ ने बड़ी तबाही मचाई थी और इस बार बांध पर अब तक कोई असर नहीं पड़ा है। 2008 में लगभग 2 से 3 लाख क्यूसेक पानी से बाढ़ आई थी। इस बार 2008 के मुकाबले करीब 3 गुना ज्यादा पानी है। 2008 में भयानक बाढ़ में 526 लोगों की मौत हुई थी और इस बार बिहार सरकार पहले से ज्यादा सतर्क है। तब किसानों के खेत बर्बाद हो गए थे। इस बार प्रशासन की कई टीमें जो हैं अलर्ट मोड पर हैं। 2008 में किसान के खेतों में बालू भर गया था। इस बार आपदा और जल संसाधन विभाग जो है वो काफी ज्यादा सक्रिय हैं, तत्पर हैं, एक्टिव मोड में हैं। सभी लोग बता दें आपको पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं ताकि लोगों को किसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। जितना मदद हो सके वो किया जा रहा है। अब आपको 1968 में तटबंध टूटने से तबाही की कहानी आपको समझाते हैं। तो 1968 में पश्चिमी तटबंध टूट गया था। इस बार अब तक कोसी तटबंध फिलहाल सुरक्षित है। 1968 में 9,13,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था और 2024 में 6,61,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। 1968 में बराज के नीचे से पानी निकला था। 2024 में पहली बार बराज के ऊपर से पानी निकला है। तब पश्चिमी तटबंध से भारी नुकसान हुआ था और इस बार 56 साल में सबसे ज्यादा पानी छोड़ा गया है। 1968 में जमालपुर थाने के नीचे कोसी तटबंध टूटा था और इस बार वाल्मीकि नगर से 5.62 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। तब जमालपुर के नीचे 5 जगह तटबंध टूटा था। इस बार गंडक में 2003 के बाद सबसे अधिक पानी छोड़ा गया है। तो इस तरीके से आपको ये आंकड़े जो है उससे समझने में आपको मदद मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। और देखिए बिहार में बाढ़ की स्थिति को लेकर सीएम नीतीश लगातार एक्टिव हैं। सीएम आज फिर से एरियल सर्वे के लिए निकले और बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। हालात को देखते हुए सीएम ने हवाई मार्ग से बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंचाने का निर्देश दिया। रिपोर्ट देखिए। बिहार के कई जिलों में बांध टूटने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बाढ़ के क्या हालात हैं, ये तस्वीरें बताने को काफी हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर हवाई सर्वेक्षण के लिए निकले। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी और आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत के साथ सीएम ने हेलीकॉप्टर से दरभंगा, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। बाढ़ की विभीषिका ऐसी है कि पानी से घिरे गांव में राहत सामग्री पहुंचाने में भी दिक्कत आ रही है। लिहाजा सीएम ने हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों तक मदद पहुंचाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने तत्काल उन इलाकों में तो जो खाद्य सामग्री है वो हवाई मार्ग से भी गिराने का निर्देश दिया है। सीएम नीतीश के निर्देश के बाद युद्ध स्तर पर राहत बचाव शुरू हो गया है। एयरफोर्स के चॉपर के जरिए खाद्य सामग्री बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाया जा रहा है। सीतामढ़ी के बेलसंड और रुन्नी सैदपुर में दरभंगा से हवाई मार्ग के जरिए खाने का पैकेट लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। 2 चॉपर से एयर लिफ्टिंग कर बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता की जा रही है। सीएम के एरियल सर्वे के बाद सीतामढ़ी जिला प्रशासन भी एक्टिव हो गया है। आपदा प्रबंधन विभाग की देखरेख में जीविका दीदियों की मदद से खाने का पैकेट तैयार किया जा रहा है। 2 किलो चूड़ा, 1 किलो चना और आधा किलो चीनी पैकेट में भर कर दिया जा रहा है। राहत सामग्री के साथ जरूरी दवाइयां भी दी जा रही है। सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक लगभग 4 से 5,000 पैकेट लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। तो सब जगह पहुंच रहा है? हाँ, सब जगह पहुंच रहा है। विभाग के द्वारा गाड़ी है, पिकअप है, उसके माध्यम से आपदा प्रबंधन देख रही है। इसमें सभी विभाग सहयोग कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री के साथ अब प्रशासनिक अमला भी सक्रिय हो गया है। ये कोई पहला मौका नहीं जब सीएम नीतीश कुमार ने किसी बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया है। बाढ़ को लेकर सीएम काफी दिनों से एक्टिव है और लगातार एरियल सर्वे कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सीएम आगे क्या कदम उठाते हैं। संवाददाता संजय कुमार और शैलेंद्र साहिल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आइए अब सीएम के एरियल सर्वे को समझते हैं। तो देखिए, सीएम नीतीश इस बार काफी ज्यादा एक्टिव हैं, काफी सक्रिय हैं और सीएम लगातार बाढ़ का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। बाढ़ को लेकर के तो विभाग के मंत्री और अफसरों की टीम साथ जा रही। सीएम के निर्देशों का तत्काल असर भी देखने को मिल रहा है। राहत बचाव कार्य बहुत तेजी से किया जा रहा है। लोगों तक राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। सड़क और हवाई मार्ग से भी लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है। एयरफोर्स के चॉपर की भी सहायता ली जा रही है इसमें। और इस बार तो आम लोगों ने भी पहले से तैयारी कर रखी थी। बाढ़ का जो इस बार कहर देखने को मिल रहा है, इससे थोड़ा सा तैयारी लोगों ने पहले से भी की थी, लेकिन इस बार प्रशासन की तरफ से भी खूब मदद दिया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और बात करेंगे अब स्मार्ट मीटर को लेकर। देखिए, स्मार्ट मीटर पर आरजेडी के आंदोलन से बिहार की सियासत सुलग गई है। आरजेडी ने आज हर जिले में प्रदर्शन किया और स्मार्ट मीटर का विरोध किया। तेजस्वी यादव ने पोस्ट कर सरकार से 13 सवाल पूछे, जिसके बाद बीजेपी और जेडीयू की तरफ से आरजेडी को करारा जवाब मिला। स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर आरजेडी ने बड़ा सियासी बिगुल फूंक दिया। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के विरोध में आरजेडी पूरे बिहार में विरोध जताया। पटना समेत बिहार के हर जिले में आरजेडी कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर सीधे सीधे एनडीए सरकार पर निशाना साधा और कहा, स्मार्ट मीटर पर एनडीए सरकार हमारे सवालों का जवाब दे। स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिल 2 गुना या 1.5 गुना बढ़ा है। पूरे बिहार से शिकायतें आ रही हैं। सरकार बताए कि ऐसा क्यों हो रहा है। एनडीए सरकार बिहार वासियों पर अत्याचार कर रही है। स्मार्ट मीटर के नाम पर लूट से बिहार वासी त्रस्त हैं। स्मार्ट मीटर पर तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर 13 सवाल पूछे तो जेडीयू और बीजेपी ने करारा जवाब दिया। ऐसे सवाल को उठाना जिसमें खुद की भागीदारी रही हो, तो ये तो चुनावी मौसम का एक आंदोलन है। साथ ही साथ जनता के प्रति हम जवाबदेह हैं। अगर कोई परेशानी होगी तो जनता की समस्या का निराकरण करना सरकार का भी दायित्व है और उस दायित्व को हम पूरा करेंगे। राजद का जन सरोकार से कोई मतलब नहीं है। स्मार्ट मीटर के खिलाफ राजद सिर्फ और सिर्फ बिजली चोरी माफियाओं के दबाव में एक राजनीतिक अभियान शुरू कर रहा है और नहीं आम जनता का राजद को समर्थन है। ये तस्वीर है। राष्ट्रीय जनता दल ने स्मार्ट मीटर के मुद्दे पे अपनी कार्यकर्ता बैठक बुलाई वैशाली में। वैशाली जो कि तेजस्वी यादव जी का अपना जिला है, राघोपुर से वो विधायक हैं। ये खाली पड़ी कुर्सियां बता रही हैं कि आम जनता को इससे मतलब नहीं है। लग रहा है कि स्मार्ट मीटर लग जाएगा तो हमारे पास कोई मुद्दा नहीं रहेगा। ये मुद्दा के लिए, मुद्दा उठाने के लिए कि जनता को कैसे हम अपने पक्ष में खड़ा कर सकते हैं, अपने पक्ष में रख सकते हैं, इसके लिए ये लोग काम कर रहे हैं। 1 रुपया 2 रुपया कब मोबाइल कंपनी काट लेता हूँ पता भी चलता है? चलता है पता? हमको बता दीजिए, बता दीजिए। सब लोग मोबाइल हम लोग चला रहे हैं, नहीं चलता। ये स्मार्ट मीटर जस्ट वही है। स्मार्ट मीटर बिहार में बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। आरजेडी अब इस मुद्दे को चुनाव तक खींचकर ले जाना चाहती है। वहीं एनडीए स्मार्ट मीटर को लोगों के हित में बता रही है। आरजेडी के आंदोलन के बाद ऐसा लग रहा है स्मार्ट पर सियासत दूर तलक जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। आइए अब आपको प्रीपेड मीटर पर विपक्ष की हिपोक्रेसी समझाते हैं। तो देखिए, स्मार्ट मीटर लगाने के समय तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे। जेडीयू की ओर से एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया है। आरजेडी के विरोध प्रदर्शन के बीच में एक बड़ा खुलासा किया गया है और ये जेडीयू के, बता दें आपको, जेडीयू की तरफ से ये कहा गया है कि तब तेजस्वी यादव सत्ता में साझेदार थे। तेजस्वी यादव स्मार्ट मीटर पर आज सवाल उठा रहे हैं। जेडीयू तेजस्वी पर ढोंग रचने का आरोप लगा रहा है।
तब मीटर लगाने से तेजस्वी ने क्यों नहीं रोका? जेडीयू का ये कहना है अगर उनको इतनी आपत्ति थी तो जब सत्ता में थे तभी उनको इस बात को लेकर के मना करना चाहिए था। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने ये सवाल उठाया है तेजस्वी यादव को लेकर के, चूंकि स्मार्ट मीटर पर बड़ा आंदोलन कर रहे हैं तेजस्वी यादव। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन झारखंड के दौरे पर आने वाले हैं, जहां पर वो जनजातीय उन्नत ग्राम योजना का शुभारंभ करेंगे। पीएम के आगमन को लेकर के एक तरफ जहां बीजेपी नेता और कार्यकर्ता उत्साहित हैं, तो दूसरी तरफ जो है राजनीति भी शुरू हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को झारखंड दौरे पर आने वाले हैं। गांधी जयंती के मौके पर वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। साथ ही झारखंड के हजारीबाग से जनजातीय उन्नत ग्राम योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत झारखंड के 4000 गाँव को चुना गया है और इसके साथ ही पीएम मोदी एकलव्य मॉडल विद्यालय का उद्घाटन करेंगे। विनोबा भावे विश्वविद्यालय में जनजातीय कार्य मंत्रालय के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही गांधी मैदान में परिवर्तन रैली को संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। हजारीबाग से सांसद मनीष जायसवाल खुद तैयारियों का निरीक्षण कर रहे हैं। हजारीबाग के लिए एक बहुत बड़ा दिन है कल, जबकि प्रधानमंत्री जी रहेंगे तो आपके माध्यम से हम तमाम शहरवासियों को और तमाम लोगों को आग्रह करना चाहेंगे कि आप भी बड़ी संख्या में आएं और प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन हो उसको सुने और उस पर अमल करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड दौरा कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी एक तरफ जहां पिछड़े इलाके में विकास के लिए योजनाओं की सौगात दे रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष इसे चुनाव से जोड़ रहा है। हालांकि इस बीच पीएम मोदी के आगमन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। अब पीएम मोदी का झारखंड दौरा जो है इसके मायने आपको समझाते हैं। देखिए 83,300 करोड़ की योजना का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत भी करेंगे। इस अभियान में 79,150 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे और ये अभियान लगभग 63,000 गांव को कवर करेगा और अभियान से 5 करोड़ से भी ज्यादा जनजातीय लोग लाभान्वित होंगे। अब प्रधानमंत्री मोदी का झारखंड दौरा जो है उसको आपको बताते चलते हैं। तो देखिए बढ़ते जनजातीय समुदाय से संवाद करेंगे, पीवीटीजी को सौगात देंगे। कमजोर जनजातीय समूहों जो होंगे, पीवीटीजी के घरों का विद्युतीकरण होगा और पीएम जो है 275 मोबाइल मेडिकल इकाइयों का संचालन शुरू करेंगे। पीएम जनमन से करीब 1360 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन होगा। 40 एकलव्य स्कूल का उद्घाटन किया जाएगा। 25 स्कूल की आधारशिला भी रखने वाले हैं और विधानसभा चुनाव के पहले पीएम का ये लगातार दूसरा दौरा होगा झारखंड के लिए और चुनाव को लेकर पीएम मोदी के दौरे को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। बुधवार को पीएम मोदी लगभग 4 घंटे झारखंड में रहेंगे और पीएम मोदी 17 दिन में ये लगातार दूसरी बार झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा का यहाँ पर आएंगे और समापन भी करेंगे। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में नई पार्टी का ऐलान करेंगे। प्रशांत किशोर का दावा है कि ऐसा राजनीतिक आयोजन बिहार में नहीं हुआ होगा। इस दौरान न सिर्फ नई पार्टी का ऐलान होगा, पार्टी का संविधान भी सामने लाया जाएगा। साथ ही पार्टी का स्वरूप क्या होगा इसकी घोषणा भी की जाएगी। वेटनरी कॉलेज ग्राउंड पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, जिसमें बैठने से लेकर के साउंड सिस्टम और मंच भी तैयार कर लिया गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।